मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 14 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर 14 को डिटेल में स्टडी किया था और उसके हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह उस एक्सप्लेनेशन के बाद हम इस लेवल पर एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक से पिक किए गए हैं और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस से स्टार्ट ले लेते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में? हमने जब पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन की थी, जनरल इंट्रोडक्शन में, वहां पर हमने ये डिस्कशन की थी कि पीरियोडिक टेबल इज कंपोज्ड ऑफ 4 ब्लॉक्स, जिसमें से एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। एस और पी ब्लॉक को हमने डिस्कस किया था चैप्टर 14 में। हमने डी ब्लॉक से स्टार्ट किया था, वहां पर हमने बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए सिंपलेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ये था कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। हमने ये भी बात की थी कि इनकी प्लेसमेंट जो है इस ब्लॉक की, वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ये एस और पी ब्लॉक को कॉपी करेंगे, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन की जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज होती है। एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बास कंपाउंड्स में, जैसे मैंगनीज की हम बात करें, मैंगनीज पोटेशियम परमैंगनेट में 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और मैंगनीज डाइऑक्साइड में 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इन्हीं डेफिनेशंस की बेसिस पर हम कहते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी एक्सप्लेनेशन या जो वजाहत हमने की थी आपकी किताब में पेज 47 पर, और लेक्चर 1 में चैप्टर की स्टार्ट में हमने ये डिस्कशन की थी कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी आप जानते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम n+l रूल की बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ स्कैंडियम 21 अप टू जिंक 30। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पीरियड 4 से शुरू होगा, जिसमें 3d सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। स्कैंडियम की केस में 21 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। स्टूडेंट्स 3p6 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18। तो इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन लिखेंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, और आर्गन में जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जिन सब शेल्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं सब शेल में आर्गन की केस में भी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ तक हमारे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। देयर आर 21 इलेक्ट्रॉन्स इन स्कैंडियम एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स जब 20th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अकॉर्डिंग टू n+l रूल 4s में 2 चले जाएंगे और नेक्स्ट उसके बाद 3d में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम एलिमेंट इन व्हिच d इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। टाइटेनियम की केस में विद एटॉमिक नंबर 22 अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया इन केस ऑफ स्कैंडियम कि यहाँ पर हम आर्गन लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6 तक सब एलिमेंट्स में सेम होगी। उसके बाद 4s2 में भी सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एनोमैलस बिहेवियर आएगा इसमें, उसकी डिस्कशन होगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो d सबशेल इलेक्ट्रॉन्स में आएगा। तो टाइटेनियम की केस में दिस इज 4s2 3d2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस आएगा 3d सबशेल में। फिर उसके बाद वेनेडियम एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 23 जिसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह आर्गन आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3d सबशेल में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d3। स्टूडेंट्स जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जो चेंज आ रही है वो क्रोमियम एलिमेंट में है और कॉपर एलिमेंट में है। वो क्यों है या वो ट्रेंड है क्या? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम की केस में तो पहले तो हम आर्गन लिख लेंगे स्टूडेंट्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। अब नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 4s2 में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो d में आ जाएंगे 3d4। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी क्रोमियम का 4s से एक इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट कर लेंगे d सबशेल में, तो उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की होगी आर्गन 4s1 3d5। 4s से 3d5 में इलेक्ट्रॉन क्यों प्रमोट होगा? क्योंकि हमने डिस्कशन की थी कि इनकी जो एनर्जी है 4s और 3d की वो गैप उसमें ज्यादा नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी 4s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा या हम शिफ्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए स्टेबल नहीं है। क्रोमियम के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है। हमने ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की बात की थी स्टूडेंट्स के व्हेन ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड दे आर अनस्टेबल बट व्हेन दे आर हाफ फिल्ड दे आर स्टेबल। इस केस में d इज पार्शियल फिल्ड अनस्टेबल, उस केस में d इज हाफ फिल्ड व्हिच इज स्टेबल। d कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5 की केस में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्रोमियम की। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंगनीज का नंबर है विद एटॉमिक नंबर 25, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन एलिमेंट। फिर उसके बाद 4s2 और 3d5। क्रोमियम के साथ कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स के क्रोमियम की केस में 4s1 3d5 है, मैंगनीज की केस में 4s2 3d5 है। तो 4s में डिफरेंस है। फिर उसके बाद आयरन है स्टूडेंट्स, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d6। 3d में एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाएं तो कोबाल्ट की केस में आर्गन 4s2 3d7। इसी तरह निकल की केस में भी यही आएगा और 3d8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्नॉर्मल बिहेवियर की हमने बात की थी इन केस ऑफ कॉपर। तो कॉपर इसी तरह वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन की। आखिर में 4s2 3d9 कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4s2 3d9। लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी हम लिखते हैं कि नो दिस इज आर्गन 4s1 3d10। क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आपका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है कि कमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो यही आंसर है स्टूडेंट्स कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। अब इस केस में कॉपर की केस में 3d इज कंप्लीटली फिल्ड, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, s जो है s2 की फॉर्म में भी स्टेबल है और s1 की फॉर्म में भी स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड है। और जिंक जो होगा स्टूडेंट्स वो आर्गन 4s2
3d10 पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया जो कि n+l रूल की बेस पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें पूछा गया हमसे कि कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कमेंट करें या डिस्कस करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। इसकी वजाहत हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की कि क्रोमियम और कॉपर जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है आर्गन 4s2 3d4 इन केस ऑफ क्रोमियम एंड 4s2 3d9 इन केस ऑफ कॉपर। तो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे क्रोमियम 4s1 3d5 और कॉपर 4s1 3d10 बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले या आंसर जब आप लिखना शुरू कर दें तो कम से कम पहले आप कैटलिस्ट डिफाइन करें। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या चीज है? हर वो सब्सटेंस जो किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट आए हमारे पास, हाई स्पीड के साथ आए, तो उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन है कि आपने डिस्कस करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक बिहेवियर को। यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल में नहीं डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आपको याद हो वहाँ पर हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन अमोनिया सिंथेसिस। फिर आपने ये भी कहा था कि द कंपाउंड ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह आपने डिस्कशन करनी है स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हर एक एलिमेंट की जो आपकी किताब में दिए गए हैं, उनके सामने वो प्रोसेस लिखना है कि किन प्रोसेसेस में ये सब्सटेंसेस या ये एलिमेंट्स यूज होते हैं या इनके कंपाउंड्स यूज होते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर पेज 52 पर बुक में और लेक्चर नंबर 2 में डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है हमसे कि हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं? हमने डिस्कशन की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसी तरह बनते हैं या क्यों बनते हैं। उसका रीजन ये था कि ये एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स को और 3d इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज कर सकते हैं। तो जब ये ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं तो खाली रह जाते हैं। अब वही ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर मॉलिक्यूल्स और डोनर आयंस, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक की या इस क्वेश्चन की जो डिस्कशन है कि ट्रांजिशन मेटल्स कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, वो पेज 54 पर और लेक्चर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके साइड बाय साइड हमने नोमेनक्लेचर भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम कह सकते हैं इस केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं कि दिस इज अपैरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन हम कह सकते हैं। जैसे HSO4 जो है ये मॉलिक्यूलर आयन है या फ्लोराइड आयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपैरेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक कंपाउंड में वो एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। जैसे मैंगनीज स्टार्ट में हमने डिस्कशन की, वो बेस्ट एग्जांपल है इस केस में। KMnO4 की केस में मैंगनीज 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट्स, और मैंगनीज डाइऑक्साइड की केस में 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट्स। अब ये वेरिएबल नेचर क्यों है इसमें? ये तो एग्जांपल था। वेरिएबल नेचर क्यों है? वेरिएबल नेचर इसलिए है स्टूडेंट्स कि 4s और 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है ये साइड बाय साइड यूज हो सकते हैं बॉन्डिंग में। 4s के इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और 3d के भी। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों में एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि 4s इलेक्ट्रॉन्स तो आयनाइज हो जाएंगे, 3d के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने कंपाउंड में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन आयरन 3 क्लोराइड या 3 क्लोराइड की बात नहीं करते, जस्ट आयरन क्लोराइड की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला फॉर आयरन क्लोराइड इज FeCl3। अब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कशन की थी कि हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। तो वहां पर हमने ये बात की थी स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 में है कि अगर कोई एलिमेंट है अनकंबाइंड स्टेट में है, दूसरे एटम के साथ डिफरेंट टाइप के एटम के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे हम कहते हैं कि क्लोरीन Cl2 की केस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर सिर्फ आयरन एलिमेंट की हम बात करेंगे, आयरन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब अगर हम देखते हैं कि पी ब्लॉक की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में स्पेसिफिकली क्लोरीन की बात करेंगे। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, Cl2 की फॉर्म में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे HCl में हम बात करते हैं, तो फिर डेफिनेटली क्लोरीन 1 नेगेटिव में होगा। और हाइड्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फिर क्लोरीन 1 नेगेटिव में आएगा और हाइड्रोजन 1+ में आएगा। इसी तरह क्लोरीन क्लोराइड आयन की फॉर्म में इस केस में 1 नेगेटिव में होगा। अब आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 क्लोरीन्स, तो 3 नेगेटिव होगा। आयरन एज अ रिजल्ट फिर 3 पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब हमारे पास बनेगा तो ओवरऑल वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उस पे, फिर वो मॉलिक्यूलर आयन होगा हमारे पास। तो आयरन इन दिस केस इज 3 पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस 3 नेगेटिव। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा स्टूडेंट्स कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCl3 इज 3 पॉजिटिव। फेरिक क्लोराइड होगा हमारे पास, ये फेरस क्लोराइड नहीं होगा। अगर FeCl2 होता तो फिर ये फेरस क्लोराइड होता, लेकिन इस केस में दिस इज फेरिक क्लोराइड। 3 पॉजिटिव चार्ज है आयरन पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हमसे, कॉम्प्लेक्स दिया गया है या कॉम्प्लेक्स आयन हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। पहले तो अगर नोमेनक्लेचर आपको याद हो तो उसके हिसाब से हम नाम देते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो हमने वहां पर पढ़ा था कि पॉजिटिव पार्ट को पहले और नेगेटिव पार्ट को बाद में हम नाम देंगे। तो हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर टोटल हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है। इसके बाहर अगर कोई नेगेटिव क्लोराइड है फर्स्ट कर लो, तो क्लोराइड नेगेटिव पार्ट होगा हमारा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कोई नेगेटिव लिगेंड नहीं है, कोई पॉजिटिव लिगेंड नहीं है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है स्टूडेंट्स, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि जो चार्ज होगा फिर कॉम्प्लेक्स पर वो कैंसिल नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो टोटल हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? 6। तो फिर इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने ये भी बात की थी कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो तो सेंट्रल एटम जो कि इस केस में क्रोमियम है उसका नाम चेंज नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एलिमेंट का नाम ATE से खत्म होना था, लेकिन इस केस में क्योंकि पॉजिटिव है तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही रहेगा, तो हो जाएगा क्रोमियम। अब क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो स्टूडेंट्स इस चार्ज को आप देखें, जैसे कि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज ऑन क्रोमियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बैलेंस नहीं करेगा। तो जो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दैट इज 3+,
3+ इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर इसके साथ हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्रोमियम H2O होल 4 OH होल 2, तो फिर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो डिफरेंट आएगा स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का वही 3+ है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 नेगेटिव आयंस या 2 नेगेटिव चार्जेस 3+ बिकम 1+। क्यों? इसलिए क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल आगे हैं। नाम इसका क्या होगा? नेगेटिव लिगेंड का नाम फर्स्ट में आएगा, पहले आएगा, पॉजिटिव न्यूट्रल लिगेंड का नाम बाद में आएगा, तो डाई हाइड्रोक्सो होगा। नेगेटिव है, ओ से नाम खत्म होगा, डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज पॉजिटिव है, 1+ है, लेकिन वजाहत थी कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट पोर्शन एक्सरसाइज का है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस मार्क्स की बेसिस पर है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं 4 होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो 9 मार्क्स पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडेंट है। जैसे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस ही है, लेकिन जब इसी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे तो आपको वो 2 पार्ट्स में दिए जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन एक्सप्लेनेशन वही जो क्लास में की जाती है या जो बुक में दी गई है वही आपने देनी है एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे तो पहले आपने डिफाइन करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स। जैसे स्कैंडियम से शुरू होगा और कॉपर 29 पर या जिंक 30 पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ स्कैंडियम अप टू जिंक। ये तो डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आपसे पूछा गया है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बता सकते हैं कि दीज आर हार्ड एलिमेंट्स, दीज आर डेंसर एलिमेंट्स, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हाई। अगर आप रीजन भी लिख दें उसके साथ तो जबरदस्त आंसर बनेगा आपका। फिर आपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इंफॉर्मेशन देनी है इनकी। आपने ये भी बताना है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। आपने ये भी बताना है कि दीज आर कैटालिटिक इन नेचर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी बतानी है और उसके साथ 1 या 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। आपने उसके साथ ये भी बताना है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। आप हेडिंग देते हैं, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हेडिंग दें, लिख लें उसके साथ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर लें, वेरिएबल नेचर की बात कर दें और उसके बाद एग्जांपल्स दें, 1 या 2 एग्जांपल्स। फिर आपने कैटालिटिक प्रॉपर्टी बतानी है कि व्हाट इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी या व्हाट इज कैटलिस्ट। जब आप वो एक्सप्लेन कर लेंगे फिर इन एलिमेंट्स की वजाहत करें। आयरन की दें, वैनेडियम पेंटॉक्साइड की दें, और जनरल डिस्कशन में कॉपर की भी दी गई है, प्लैटिनम की भी दी गई है, निकल की भी है, कोबाल्ट की भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जनरल फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब आंसर जो है आपकी किताब में पेज 48 पर मौजूद है और लेक्चर नंबर 1 में हमने इनकी वजाहत की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पेज 55 लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट वजाहत की गई थी विद एग्जांपल्स, लेकिन जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैं रिपीट करता चलूं। हमने तकरीबन 7 या 8 रूल्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट रूल ये था कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में आएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो सोडियम का नाम पहले और उसके बाद नेगेटिव पार्ट का नाम आएगा। सेकंड में हमने बात की थी कि अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, हमें कॉम्प्लेक्स के पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट का कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स ये याद रखें, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड पर, अगर बोर्ड पर मैं लिखूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड पर अगर एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है तो आप समझ जाएं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो आप समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दोनों साइड्स पर कुछ नहीं है, ना एटम है, ना आयन है, ना ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो आप समझ जाओ कि कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर उसका वन वर्ड नाम होगा। उसके बाद हमने ये बात की थी कि अगर लिगेंड्स मौजूद हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड। पहले हमने नेगेटिव लिगेंड को नाम देना है, उसके बाद हमने पॉजिटिव लिगेंड को नाम देना, न्यूट्रल को नाम देना है, सॉरी स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने पॉजिटिव लिगेंड का नाम देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, आप पेज 55 पर और लेक्चर 4 में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरन एंड वेनेडियम एज कैटलिस्ट। इनका क्या रोल होगा? तो इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैंने कुछ देर पहले भी बात की कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज कैटलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैटलिस्ट जब आप डिफाइन कर लेंगे फिर आप हेडिंग दें कि आयरन इज कैटलिस्ट, आयरन एमोनिया सिंथेसिस में एग्जांपल दें, फिर एमोनिया की वजाहत कर दें, वेनेडियम की वजाहत कर दें, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के केस में इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्रोमियम और वेनेडियम क्यों कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं इनमें, इंटरस्टिसेस हैं, इंटरस्टिसेस में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ये रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करवाते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, इसलिए ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयरन इन केस ऑफ एमोनिया सिंथेसिस, वेनेडियम इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के केस में। एग्जांपल जो आंसर है इस क्वेश्चन का पेज 52, 61 एंड 71 पर। पेज 52 पर जनरल डिस्कशन है, 61 पर आयरन की है, वेनेडियम की, और 71 पर आयरन की डिस्कशन है स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2nd, 6th और 9th में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स पूछा गया है हमसे कि डिस्कस क्रोमियम एंड मैंगनीज कंपाउंड्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्रोमियम के कंपाउंड्स और मैंगनीज के कंपाउंड्स की ऑक्सीडाइजिंग नेचर का आपसे पूछा गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स हैं? हमने डिफाइन किया था कि ये वो एजेंट्स हैं या ये वो कंपाउंड्स हैं जो दूसरे कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे और खुद वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं? खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम रिड्यूसिंग एक्शन कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की गई है। तो क्रोमियम को हमने पोटेशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट के केस में डिस्कस किया था, मैंगनीज को हमने पोटेशियम परमैंगनेट के केस में डिस्कस किया था, KMnO4 को हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के केस में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। अब यही एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी गई है इस क्वेश्चन में, जिसका आंसर मौजूद है पेज 61, 68 और 69 पर, लेक्चर 7 और 8 में ये इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स आयंस, एक्सप्लेन शेप एंड कलर्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उनकी शेप और कलर्स की बात की गई है। शेप अगर आपको याद हो, हमने डिस्कशन की थी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल में हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कॉपर टेट्राक्लोराइड के केस में या टेट्राक्लोरोक्यूपरेट के केस में, और
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में हमने हेक्सा एक्वा आयरन को डिस्कस किया था, जहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन थी। कलर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कलर्स हमने डिस्कशन की थी कि जब डी सबशेल को अप्रोच करेगा लिगेंड जब बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए आएगा, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें से 3 लोअर एनर्जी में रह जाएंगे और 2 हायर एनर्जी में चले जाएंगे। कलर क्यों प्रोड्यूस होगा? अब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, वहां से दोबारा डी एक्साइट होने पर वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की भी हमने वजाहत की थी वहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी डिटेल पेज 57 58 पर और लेक्चर 3rd एंड 5th में हमने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन जो है कि व्हाई आयरन इज यूज्ड इन अमोनिया प्रोडक्शन व्हाइल नॉट इन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आयरन क्यों यूज किया जाता है अमोनिया की सिंथेसिस में, बाकी कोई कैटलिस्ट क्यों यूज नहीं किया जाता, या आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये याद रखें स्टूडेंट्स। आयरन जिस पोजीशन पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम उससे लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स की डिस्कशन करें और अगर राइट साइड पर एलिमेंट्स की डिस्कशन करें, तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया स्पेसिफिकली पहले हमने तो डिस्कशन की थी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूट सकेगा, तो जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया? तो कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नाइट्रोजन जब एड्सॉर्ब हो कैटलिस्ट की सरफेस पर, तो नाइट्रोजन डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन करे। डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये जब एड्सॉर्ब हो तो नाइट्रोजन डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो। अब जब वो डिसोसिएटिव एड्सॉर्ब होगा तो वो जो एड्सॉर्प्शन हुई है कैटलिस्ट और नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होनी चाहिए ताकि हाइड्रोजन एटम के साथ वो बॉन्ड बना सके। अब आयरन से लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट मौजूद है, इसके ग्रुप से लेफ्ट साइड पर जो ग्रुप्स मौजूद हैं, वहां पर नाइट्रोजन तो एड्सॉर्ब हो जाएगा, डिसोसिएट भी हो जाएगा, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहां पर स्ट्रांग डेवलप हो जाती हैं, जिससे नाइट्रोजन कैटलिस्ट की सरफेस को कवर कर जाता है, जिसको हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। ऑटो पॉइजनिंग, खुद अपने आप को पॉइजन करेगा। पॉइजनिंग का मतलब है डीएक्टिवेट करेगा, नाइट्रोजन एटम रिलीज नहीं होंगे, तो जब नाइट्रोजन एलिमेंट रिलीज नहीं होंगे कैटलिस्ट अपना एक्शन तो शो नहीं कर सकेगा। अब आयरन से राइट साइड पर जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन हो जाती है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, जिससे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आसानी के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखें कि कैटलिस्ट के लिए हम कुछ फैक्टर्स को ज़हन में रखते हैं, तब वो कैटलिस्ट सेलेक्ट करते हैं, इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम अमोनिया की सिंथेसिस करें और अमोनिया का 1 लीटर, सपोज एक वैल्यू में बता रहा हूं आपको, 1 लीटर 1000 रुपए में, लेकिन कैटलिस्ट उससे एक्सपेंसिव है, वो 5-6 हजार में हमें मिलता है, तो फिर कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की तो जरूरत नहीं है, हम तो उल्टा नुकसान में जाएंगे। तो आयरन ऐसा कैटलिस्ट है कि जो इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको हम बार-बार यूज कर सकते हैं, इसलिए आयरन को सेलेक्ट किया गया है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन क्यों यूज नहीं होता? क्योंकि आयरन का कैटलिस्ट वहां पर पॉइजन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयरन को डीएक्टिवेट करेगा, तो जब आयरन को डीएक्टिवेट करेगा, आयरन की जरूरत है ही नहीं वहां पर, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि इट मस्ट बी रीयूज, इसको हम दोबारा यूज कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स, बार-बार इस्तेमाल कर सकें, इसलिए अमोनिया की सिंथेसिस में आयरन हम यूज कर सकते हैं। वरना हेबर ने और भी कैटलिस्ट यूज किए थे, लेकिन ऑप्टिमम कैटलिस्ट जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमें दे, दैट इज आयरन इन दिस केस। और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, क्योंकि वो ना तो सल्फ्यूरिक एसिड से या जो इंप्योरिटीज हैं जैसे आर्सेनिक की मौजूदगी से वो डीएक्टिव या पॉइजन नहीं होता, उससे पहले प्लैटिनम यूज किया गया था, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट था, लेकिन वो आर्सेनिक इंप्योरिटी से पॉइजन होता जा रहा था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा गया है कि आयरन के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों हैं? यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, दैट इज 4s2 3d6, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। अब आयरन या कोई और एटम या एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बॉन्ड कैसे बनेगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या म्यूचुअली शेयर होंगे, क्योंकि ये मैटर्स हैं, ये ज्यादातर नॉर्मली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आते हैं। अब अगर आयरन के लिए जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने स्टडी किए थे आयरन के लिए, दैट इज 3+ एंड 2+, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अगर हम 2+ की बात करते हैं तो आयरन के 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 3d में 6 रह जाएंगे। 4s से क्यों जाएंगे? क्योंकि 4s इज द आउटर मोस्ट शेल। अब हमने बात की थी कंपैरिजन की इन 2 आयंस के केस में कि 3+ स्टेबल, तो 3+ क्यों स्टेबल है स्टूडेंट्स? 3+ के केस में 4s0 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2+ के केस में d is partially filled while in 3+ केस d is half filled which is stable। तो क्वेश्चन का आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? इसलिए क्योंकि ये आयरन 4s के इलेक्ट्रॉन के साथ-साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी यूटिलाइज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। एग्जांपल के तौर पर वाटर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या जो चार्ज है उस पर वो न्यूट्रल होगा। अगर हम एग्जांपल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कॉम्प्लेक्सेस की तरफ अगर हम आए, क्रोमियम के केस में उसके साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, फिर उसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयंस और चार्ज उस पर 0 आ जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? वाटर से स्टार्ट ले लेते हैं। यू नो दैट ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, 2 नेगेटिव चार्ज है उस पर। हाइड्रोजन बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट, 1+ और 1+ 2+ हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज होगा वो 0 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट से है तो 2 हाइड्रोजन 2+, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 * 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 8 नेगेटिव। अब 8 नेगेटिव के साथ अगर हम 2 पॉजिटिव ऐड कर लें तो 6 नेगेटिव आएगा, 6 नेगेटिव 6+ से न्यूट्रल होगा या 0 होगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड इज 6+। ओवरऑल अगर हम अलजेब्रिक सम लें 2+, 6+, 8 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। क्रोमियम के केस में हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, वो क्रोमियम की चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के तौर पर हम क्रोमियम को डिस्कस करें जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। अब 2 हाइड्रोक्साइड मौजूद हैं, सिंगल हाइड्रोक्साइड पर सिंगल नेगेटिव है तो 2 पर 2 नेगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 नेगेटिव बैलेंस होगा 2 पॉजिटिव से, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव आ गए तो 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। इसलिए हमारे पास एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने हमारे पास नेगेटिव हों। अगर बराबर नहीं होते, जैसे कार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज की कमी है, इसलिए बाइकार्बोनेट आयन पर या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। और आखिरी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्जिस्टेंस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। उससे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। स्कैंडियम में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d1, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d2, क्रोमियम की हम बात करें, वेनेडियम में 3, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है स्टूडेंट्स 24 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1 3d5। यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 6,
ठीक है स्टूडेंट्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं या उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करते हैं, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उससे। इस प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर एक्सट्रीम केस हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एक्सट्रीम केस या एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज में 5 हैं, 4s2 3d5। आयरन की अगर हम बात करें 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एंड तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं और पैरामैग्नेटिज्म से हम डायमैग्नेटिज्म की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 14 के डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आई गई होगी। कोशिश करें कि टेक्स्ट को रीड करें और उसके बाद एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।